आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24। नमस्कार, फिर एक बार स्वागत है आपका मथुरा न्यूज 24 में और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। कामा कस्बे में कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बाद जिला कलेक्टर द्वारा कामा कस्बे में लगाई गई कर्फ्यू के बावजूद देर रात को अज्ञात चोर नगर पालिका द्वारा कस्बे में चंद्रमा जी मंदिर के सामने लाखों रुपए की लागत से निर्मित कराए गए सार्वजनिक सुलभ कॉम्प्लेक्स भवन से लाखों रुपए के 3 एयर कंडीशनर चोरी कर ले गए। घटना की सूचना मिलने पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी श्याम बिहारी गोयल ने बताया कि चंद्रमा जी मंदिर के सामने नगर पालिका द्वारा डी कस्बे के मैसर्स कौशिक कंस्ट्रक्शन कंपनी की मार्फत करीब 25 लाख की लागत से सार्वजनिक सुलभ कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया गया था, जिसमें आमजन व ब्रज यात्रियों की सुविधा के लिए एसी लगाए गए थे। लेकिन देर रात को अज्ञात चोर सुलभ कॉम्प्लेक्स भवन में लगे करीब 2 लाख रुपए की लागत के 3 एसी चोरी कर ले गई। घटना का मामला ठेकेदार द्वारा कराया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि इस सुलभ कॉम्प्लेक्स भवन को बने करीब 10 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ये नगर पालिका को हैंडओवर नहीं की गई है, जिसके चलते मामला दर्ज कराने की जिम्मेदारी नगर पालिका व ठेकेदार एक दूसरे पर डाल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सुलभ कॉम्प्लेक्स के आसपास रहने वाले लोगों ने बताया कि इस भवन में आज तक ठेकेदार द्वारा एसी लगाए नहीं गए थे, फिर चोरी कैसे हो गई। पालिका के अधिशासी अधिकारी श्याम बिहारी गोयल ने बताया कि ठेकेदार को चोरी की घटना का मामला दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं। देर शाम तक कामा थाने में कोई मामला दर्ज नहीं हो सका। नगर पालिका द्वारा सामुदायिक शौचालय का निर्माण कार्य किया गया था। सामुदायिक शौचालय का निर्माण कार्य कौशिक कंस्ट्रक्शन डी द्वारा किया गया था। उसमें से अज्ञात लोगों के द्वारा एसी खोल ली गई हैं, जिसकी एफआईआर के लिए संवेदक को निर्देशित कर दिया गया है। कल शाम तक एफआईआर नहीं हो पाई है, आज एफआईआर हो जाएगी। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि वहाँ पर एसी लगे ही नहीं थे। तात्कालिक अधिशासी अधिकारी और अधिशासी अभियंता महोदय द्वारा बिल का प्रमाणीकरण किया गया है, तो एज पर रिकॉर्ड वहाँ एसी लगे हैं और जो कुछ भी जांच है वो होगी और जांच के बाद ये साफ हो जाएगा एसी लगे थे या नहीं लगे। अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ निवासी फज्जर मेव ने कामा थाने में सैफ अस्पताल के खिलाफ शुक्रवार को धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया था, जिसके अंतर्गत बाईपास चौराहे पर संचालित सैफ अस्पताल में कार्यरत नर्स धर्मेश कुमारी व कंपाउंडर श्याम सुंदर द्वारा खुद को सर्जन चिकित्सक बताकर उसकी पत्नी का ऑपरेशन कर दिया था और पित्त की थैली की नसें काट दी थी। मरणासन हालत में और सोनीपत हरियाणा के एक अस्पताल में उपचाराधीन। वहीं दूसरी ओर पहाड़ी थाने के गांव बोडोली डहर निवासी फूल सिंह गुर्जर ने कामा थाने में तहरीर रिपोर्ट देकर सैफ हॉस्पिटल में कार्यरत नर्स व कंपाउंडर ने उसकी भी पत्नी के ऑपरेशन के नाम पर धोखाधड़ी कर नकदी हड़प ली थी। सैफ अस्पताल के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद 31 मई को कामा उपखंड अधिकारी विनोद कुमार मीणा, सीओ देवेंद्र सिंह रजावत, तहसीलदार सत्यनारायण छिपा, खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर केडी शर्मा जांच करने सैफ अस्पताल में पहुंचे, लेकिन ना जाने क्यों यह सब बिना कार्रवाई करे लौट आई। पुलिस प्रशासन का बिना कार्रवाई किए लौट आना कस्बे में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब मामला चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा व जिला कलेक्टर नथमल डिडेल के पास भी पहुंच चुका है। मामले को लेकर खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर केडी शर्मा ने बताया कि कामा कस्बे के दिल्ली बाईपास चौराहे पर सैफ अस्पताल किसी डॉक्टर एसके जैन के नाम से संचालित होता है। अस्पताल में हो रही अनियमितताओं को लेकर कामा थाने में एक मामला दर्ज हुआ था और दूसरे मरीज ने थाने में शिकायत की तहरीर दी थी। मामला चिकित्सा मंत्री तक पहुंचाने के बाद बुधवार को संयुक्त निदेशक डॉक्टर प्रशांत कुमार के नेतृत्व में जांच टीम ने करीब 2 घंटे तक अस्पताल की जांच की। शर्मा ने बताया कि जांच कार्रवाई के दौरान अस्पताल में अन्य कर्मचारी, सहायक कर्मचारी, नर्सिंग स्टाफ के बयान दर्ज किए हैं। अस्पताल के संचालक चिकित्सक डॉक्टर एसके जैन नदारद मिले। मामले को लेकर उच्च स्तरीय जांच अभी जारी है। सैफ अस्पताल का संचालक चिकित्सक डॉक्टर एसके जैन अस्पताल में आता ही नहीं है। उसी के नाम पर कंपाउंडर श्याम सुंदर व नर्स धर्मेश कुमारी मरीजों का इलाज व ऑपरेशन करते हैं। मैं कामा में लेकर मेरी पत्नी को आया, वो बीमार थी और उसके पेट में दर्द था। वो मेरे साडू ने बताया कि यार इसको यहाँ पर ले आओ और यहाँ एक सैफ हॉस्पिटल है, उसमें उसका इलाज हो जाएगा। और उस डॉक्टर को दिखाया, तब उसने कहा, और उस सारी रिपोर्ट मेरे पास थी, उसने कहा कि और जांचें होंगी। जांचों में उन्होंने मुझसे 2000 रुपये ले लिए और कहा कि भाई इसके तो
पेट में पथरी होने का इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। जब और उसने कहा कि मैं एस के जैन हूँ और मैं इसका ऑपरेशन कर दूँगा। और उसके बाद उसने दूसरे 23 तारीख को मेरी बीवी का ऑपरेशन कर दिया। और उसके बाद 8-9 रोज़ बाद मैंने कहा सर मुझे छुट्टी दीजिए, अब तो काफ़ी रोज़ हो गए। उसने कहा अभी थोड़ा और रुको, अभी आपकी पत्नी ठीक नहीं हुई है। उसके बाद उसने कहा 1-2 दिन बाद उसने कहा अब आप घर जा सकते हो। फिर मैंने कहा सर मेरा घर तो काफ़ी दूर लक्ष्मणगढ़ है, तो मैं मेरी रिश्तेदारी राधानगरी में ले जा रहा हूँ इसको। उसने कहा कि भाई ठीक है। फिर एक रात उसको मैंने राधानगरी में रोका। उसने फिर उस रात में ही उसके साथ पेट फूलने लग गया और उसने कहा कि मैं तो मर रही हूँ। मैंने उसके बाद मैंने यहाँ सुबह के टाइम वापस हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। उसने कहा कि रुको, इसके पीलिया की शिकायत है, इससे तो होता ही है ऐसा। इसने 8-7 रोज़ फिर मुझे यहाँ अस्पताल में भर्ती रखा। फिर उन्होंने कहा सर मुझे अब 8-7 रोज़ 17 दिन हो गए इस हॉस्पिटल में। उसके बाद में कहा कि अब आप घर जा सकते हो। घर जाने के बाद में मैं बीवी को घर ले गया। एक रात में भी उसको चैन नहीं आया। फिर क्या हुआ एक रात में भी चैन नहीं आया और बीवी रोने लगी, चिल्लाने की, पेट फूल गया। उसके बाद मैं बीवी को इसको फ़ोन किया। इसने कहा, इसने फ़ोन अटेंड नहीं किया। फिर मैं हार कर मेरी बीवी को अलवर ले गया DR पटेल के पास। DR पटेल ने कहा कि भाई इसकी सारी जांचें होंगी। जांचें होने के बाद उसने कहा कि इसकी MRI और करवाओ। MRI में ये आया कि भाई तुम्हारी बीवी की जो नस है वो काट दी गई है और उसमें गांठ लगा दी गई है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ कॉल किया श्याम सुंदर नोबेल को। उन्हें कहा कि भाई आप इसको यहाँ ले आओ, मेरे पास में एक डॉक्टर है, मैं उसको सही करवा दूँगा। डॉक्टर है, उसको मैं सही करवा दूंगा। मैं वहाँ से अलवर से वापस कामा ले आया। कामा लाने के बाद इसने कहा कि आप सोनीपत जाओ, वहाँ पर मेरा एक डॉक्टर है और मैं आपको कम और मेरे ही खर्चे में आपका इलाज हो जाएगा, आपको पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मैं सोनीपत ले गया। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे 1 लाख रुपये का बिल थमा दिया और कहा भाई पैसा दो। जब मैंने यहाँ कामा में बात कही तो इन्होंने मना कर दिया, कहा कि किस बात के पैसे लेते हो। मैंने कहा सर आपने उस दिन तो क्या कहा था, आज क्या बात है आज क्या बात है सर। और फिर उसका सोनीपत वाले डॉक्टर ने कहा कि आप ये इसकी बिल्कुल ही जो उसने कहा, मुझे समझाया कि इसकी CBD की जो नली होती है वो काट दी गई है, इसलिए ये बिल्कुल ही खतरे में है। 2-5 दिन में इसका इलाज नहीं हुआ तो ये मर सकती है। फिर मैं वापस यहाँ आया। मैंने कहा सर कुछ कीजिए। जब उन्होंने कहा भाई मेरे बस की बात नहीं है, कुछ भी करो, चाहे केस करो, चाहे कुछ भी करो, ऐसे मरीज तो मरते गिरते रहते हैं। तब मैंने ये कानून। कितने पैसे लिए थे उनसे? कहाँ जी सर? डॉक्टर ने कितने पैसे लिए यहाँ 50,000 रुपये इन्होंने ले लिए मुझसे। 1 लाख रुपया सोनीपत में ले लिया सर, सोनीपत में, और 50,000 रुपये अलवर में लग गए मेरे। और फिर मैंने कहा सर मुझे यहाँ कुछ इलाज करवाओ। जब उन्होंने कहा मेरे बस की बात नहीं है, आप कुछ भी करो, चाहे केस करो। अब जो ऑपरेशन दर्ज करा दिया तुमने? क्या करे? मुकदमा दर्ज करा दिया? हाँ। उसके बाद फिर मैंने कहा सर मैं मुकदमा करूँगा। फिर उसने कहा कि आप कुछ भी कर सकते हो, कानून कार्रवाई। तब मैंने यहाँ पे आके मुकदमा दर्ज कराया। क्या नाम है तुम्हारा? फज्जर खान, गाँव नापापाड़ा, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला अलवर। आपने जो यहाँ पे डॉक्टर हैं जिसने अपना नाम बताया जैन, उसी ने ऑपरेशन किया, किसी और ने ऑपरेशन किया है? जैन ने ऑपरेशन नहीं किया, SS नोबल ने किया। और डॉक्टर, लेडीज डॉक्टर कौन थी? लेडीज डॉक्टर का नाम क्या है? बेहोश किसने किया? बेहोश लेडीज डॉक्टर ने किया। भरतपुर जिले के कामा कस्बे में कोरोना पॉजिटिव की बढ़ती संख्या को लेकर जिला कलेक्टर नथमल लिडेल ने कर्फ्यू के आदेश जारी किए थे, जिसके अंतर्गत कामा कस्बे के मुख्य बाजार को पूरी तरह से बंद कर राशन की चिन्हित दुकानों को ही खोलने की अनुमति दी गई। लेकिन कुछ दुकानदार अपनी मर्जी के चलते दुकानों को खोलकर बैठ जाते हैं और जिला कलेक्टर के आदेश की अवहेलना करते हैं। ऐसा ही आज नगर पालिका के पास एक दुकानदार बिना अनुमति के अपनी दुकान खोल खरीदारों को सामान बेचने लगा था। तभी पुलिस गश्त की गाड़ी मौके पर पहुंची और दुकान को बंद करवा दिया। इसी बात को लेकर मुख्य बाजार में दुकानदारों के बीच मामूली कहासुनी को लेकर झगड़ा हो गया। झगड़े के दौरान दोनों दुकानदार आपस में एक दूसरे को गाली गलौज करने लगे, जिससे वहां पर काफी लोगों की भीड़ जमा हो गई। काफी देर तक दोनों पक्षों में आपसी कहासुनी होती रही,
जिसके बाद व्यापार महासंघ के पूर्व अध्यक्ष दिलीप अरोड़ा मौके पर पहुंचे और दोनों दुकानदारों को समझा बुझाकर झगड़ा शांत कराया। अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क इलाके की बाबा कॉलोनी में किराए के मकान को लेकर अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री चलने की सूचना पुलिस के आला अधिकारियों को मिली तो उन्होंने इस फैक्ट्री पर तत्काल छापेमारी की, जिससे मौके से बने हुए तमंचा के साथ साथ बड़ी संख्या में अधबने तमंचे भी बरामद हुए। पुलिस ने मौके से 6 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है कि अब यह पता किया जाएगा कि ये लोग किन किन इलाकों में हथियार की सप्लाई कर चुके हैं। ये एक हमें इसमें गांधी पार्क पुलिस को एक टिप ऑफ मिला था, जिसमें हमें कुछ सूचना दिया था कि ये एक बाबा कॉलोनी है धनीपुर मंडी के पास में। वहाँ पर एक मकान है, वहाँ जो लोग हैं अवैध शस्त्रों का निर्माण का काम कर रहे हैं और वहाँ से निर्माण करते हुए सप्लाई कर रहे हैं। इस सूचना पर जो हमारी गांधी पार्क की पुलिस है और CO साहब ने पर काफ़ी वर्क किया। वर्क करने के बाद से वहाँ मौके पर दबिश दी गई। दबिश देने में 6 लोग वहाँ पर मौके से गिरफ्तार किए गए और मौके से ही काफ़ी बने और अधबने तमंचे बरामद हुए। जो तमंचे में जो प्रयोग होते हैं नाल वगैरह और जो उसके इक्विपमेंट और वो पार्ट्स होते हैं वो वहाँ पर मिली। जितने भी पार्ट्स जो तमंचे बने हुए थे, जो उसमें जो मटेरियल जो यूज़ होते हैं बनाने में, वो सब पुलिस यहाँ ले आई। लेकर के उसका फर्द बनाया गया जो आपके सामने मौजूद है। हमारे पास 10 तमंचे बने हुए हैं, 10 तमंचे बने हुए हैं। बाकी इसमें मटेरियल है। उसमें 6 लोग जो मौके पर गिरफ्तार हुए हैं, वो 6 लोगों का डिटेल जो नाम एक संजय शर्मा है और संजय शर्मा, सुभाष हैं, ताहिर है, राहुल और शिवम है। ये 6 लोग उसमें गिरफ्तार किए गए। इसमें 3 लोग इसमें कारीगर हैं जो तमंचा का बनाते हैं। 2 लोग अभी गिरफ्तार नहीं हुए, उसमें ताहिर है और एक है पंडित नाम करके आ रहा है, जिसको गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें लगी हुई हैं। वो लोग हैं जो यहाँ से बनवाते हैं, बनवा करके दूसरी जगह पर सप्लाई करते, तमंचा खरीदते हैं, तमंचा खरीद कर सप्लाई करते हैं। इनका सप्लाई का चेन भी हम लोग ट्रेस कर रहे हैं। इसमें भी पता चला है कुछ लोग मध्य प्रदेश में लाके सप्लाई करते हैं, कुछ दिल्ली में सप्लाई करते हैं, कुछ अन्य जगह में भी सप्लाई करते हैं। उस पर हमारी जो गांधी पार्क की पुलिस है वो इस पर लगी हुई है। SOG की टीम भी इसमें लगा दिया गया है और ये सभी लोग इसमें हम जो दोनों लोग भागे हैं उनमें जल्दी हम लोग गिरफ्तार कर लेंगे और उनसे भी हो सकता है कि जो लोग सप्लाई बने हुए तमंचे उन्होंने सप्लाई किया है, तो जहाँ जहाँ सप्लाई की है उनके माध्यम से उसकी भी रिकवरी कराएंगे। ये अभी तक इन लोगों का आपराधिक इतिहास क्या है? पहले कभी जेल गए, कब से इस कारोबार कर रहे थे? पहले फैक्ट्री में गए। ये लोग पहले भी जेल गए हैं। उनका जो आपराधिक इतिहास है उसका हम सत्यापन कराया जा रहा है। इसमें संजय शर्मा के खिलाफ 2 मुकदमे हैं। 2020 ये मुकदमा लिखा गया है, एक 2018 में ये फैक्ट्री में गया है। सुभाष के खिलाफ भी मुकदमे हैं। ये ताहिर के खिलाफ मुकदमे है, 2016 में ताहिर गया था जेल में। तो आपराधिक इतिहास है जो अभी आपको प्रेस नोट के माध्यम से दे देंगे और भी इनका जो है हम वेरीफाई कर रहे हैं और कहाँ से ये लोग पकड़े गए हैं। सर एक लास्ट सवाल है, लॉकडाउन खुलने के बाद क्या तमंचे की डिमांड बढ़ी थी? ऐसा भी कुछ पूछताछ सामने आया? अब ऐसा कोई स्टडी नहीं है कि लॉकडाउन में तमंचे बढ़ता है, तमंचा बनाने के फैक्ट्री में कार बढ़ा है कि घटा है, ऐसा कोई स्टडी है नहीं। लेकिन इसमें कोई इसका कोई बहुत सटीक जवाब आपको नहीं दे सकता है। लेकिन हाँ, ये लोग पकड़े गए हैं तो इसे बरामद हुआ है। अलीगढ़ में एक युवती ने अपनी मां पर मुस्लिम युवक के साथ शादी कराने का दबाव डालने का आरोप लगाया है, जबकि युवती का कहना है कि वह हिंदू युवक के साथ अपनी मर्जी से शादी कर चुकी है। उसके बाद भी मां जबरदस्ती कई लोगों के साथ मिलकर उसके पति व उसके साथ गाली गलौज कर मारपीट करती है। इसी समस्या को लेकर पीड़िता आज बीजेपी नेता के साथ SSP कार्यालय पहुंची और SSP के सामने अपनी समस्या रखी। मामले पर पुलिस ने युवती को कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मेरी मम्मी का एक मुस्लिम डॉक्टर वसीम खान है, उससे अफेयर है। तो उसका कोई भाई है, उसका नाम साहिल है। उससे मेरी शादी का दबाव डाला, मेरे साथ मारपीट थी। मैंने शादी के लिए मना किया तो मुझे बहुत मारा पीटा, इसलिए मैंने आज 2 दिन पहले ही एक हिंदू लड़के से शादी की है। तो क्या मुस्लिम से शादी कराना चाहती है तुम्हारी मम्मी? कराना चाहती थी पर अब नहीं करा सकती क्योंकि मैंने अब एक हिंदू से शादी कर ली है। दबाव बना रही है शादी के लिए? क्या है दबाव बना रही थी मुझे, मैंने मना किया तो मुझे बहुत मारा पीटा। वजह क्या? कहाँ की रहने वाली हो आप और यहाँ कैसे माँ आ गई तुम्हारी? मैं मम्मी को यहाँ पे लेने आई थी। मैं महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। मुझे यहाँ पे मम्मी को लेने के लिए भेजा पापा ने,
पर मैं यहाँ से गई नहीं, पर मुझे भी अपने साथ रखा। मैंने आगे की पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए रुक गई, तो मुझे यहाँ पे आके पता चला कि मम्मी का अफेयर चल रहा है। फिर उन्होंने मेरे से भी कहा कि तू भी शादी कर ले, खुश रहेगी ये वो। मैंने कहा मैं नहीं कर सकती लंदन से शादी, तो मुझे बहुत आना। ये अभी एक लड़की आई थी जो कि कंप्लेंट लेकर आई कि उसकी अभी 2 दिन पहले शादी हुई है हिंदू रीति रिवाज के साथ, और पूर्व मेयर का ये कहना था कि उनकी जो माँ है और उस लड़की का भी कहना था कि उसकी जो माँ है वो एक मुस्लिम समुदाय के लड़के के साथ उसकी जबरन शादी कराना चाहती है। तो इस पर हमने एप्लीकेशन लेकर SHO को बता दिया है कि इसमें जो है मुकदमा दर्ज करे और आगे जो भी है इसमें आवश्यक कार्रवाई करें। शनिवार को ब्रज के राजा ठाकुरदास जी महाराज के मंदिर स्थित गेस्ट हाउस पर प्रशासन, पुलिस और मंदिर के रिसीवर की मौजूदगी में सेवायतों की एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में 8 तारीख से खुलने वाले मंदिरों को लेकर विचार विमर्श किया गया और चर्चा की गई, जिसमें लोगों का मत यह था कि जब तक मंदिर में संपूर्ण सुविधाएं श्रद्धालुओं को लेकर उपलब्ध ना हो तब तक मंदिरों को ना खोला जाए, जिससे कि कोरोना जैसी महामारी दोबारा से ना पनप सके। जिसके लिए सभी ने एक मत होकर निर्णय लिया कि मंदिर को 10 तारीख तक बंद रखा जाएगा, जिसका निर्णय लेकर मंदिर के रिसीवर राम कटोर पांडे ने बताया कि आज श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय महावन, श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय महावन और कोतवाल बलदेव आप सबकी उपस्थिति में और सेवायत परिवार जो कि मंदिर के गोस्वामी परिवार हैं उनके साथ मंदिर प्रशासन की तीनों की संयुक्त रूप से बैठक हुई। उसमें सभी की तरफ से एक चिंता जाहिर की गई कि जो व्यक्ति यहाँ आएंगे उनसे पूर्ण बचाव के लिए मंदिर प्रशासन की तरफ से मांग की जाए प्रशासन से कि हमको पूर्ण सुरक्षित रखने का, कोरोना महामारी की गाइडलाइन का पूर्ण पालन कराने का पूरा आश्वासन और हमको पूरा उचित पुलिस फोर्स यहाँ उपलब्ध कराया जाए, उसके बाद ही हम देवालय खोलने पर विचार करेंगे। और संभवतः 1 या 2 दिन में हमारे सेवायत परिवारों की भी एक बैठक, बृहद बैठक एक अलग होने जा रही है। उस बैठक में भी वो पूर्ण निर्णय करेंगे कि हम मंदिर खोलें अथवा नहीं खोलें, खोलें तो किस प्रकार खोला जाए। एक बैठक भी प्रस्तावित करने का भी तय हुआ है। इसीलिए अभी 10 तारीख तक देवालय यथावत बंद रहेंगे। हमारा दाऊजी मंदिर अभी आम जनमानस के लिए 10 जून तक देवालय नहीं खोला जाएगा। पहले हमारे सेवायतों की मीटिंग का कल निर्णय आएगा, उस निर्णय के उपरांत फिर हम प्रशासन से पुनः भेंट करेंगे और प्रशासन का पूर्ण सहयोग मिलने के बाद ही हम देवालय को खोलेंगे। जिला प्रशासन के आदेश के अनुसार वृंदावन नगर के व्यापारी हफ्ते में 3 दिन अपनी दुकानों को खोल रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन की गाइडलाइन का पालन ना तो व्यापारी करता हुआ दिखाई दे रहा है, ना ही नागरिक, जो कि कोरोना वायरस संक्रमण को फैलाने में अधिक बढ़ावा दे रहे हैं। बाजार में ना तो सोशल डिस्टेंस का पालन किया जा रहा है, ना ही लोग मुंह पर मास्क लगाकर सामान खरीद रहे हैं। साथ ही पुलिस प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। व्यापारी और नागरिक अपनी मनमर्जी से मार्केट में घूम रहे हैं, लेकिन अब जिला प्रशासन ने हफ्ते में 3 दिन खुलने वाले बाजार की समय अवधि को बढ़ा दिया है, जिसे देखकर व्यापारी में हर्ष भी है। और इस बारे में कुछ व्यापारियों ने कहा कि नहीं, ये तो बहुत ही अच्छा किया है उन्होंने। एक्चुअली क्या था कि इस समय गर्मी बहुत पड़ रही है और लोग बाग 9 से 5 जब निकलते हैं तो बहुत ही मुश्किल होती है दुकानदार के लिए। अब शाम के समय कस्टमर ज़्यादा निकलता है, 5 बजे ही दुकान बिल्कुल बंद करने का समय होता है, तभी दुकान पे कस्टमर ज़्यादा आता है। अब निश्चित रूप से 3 घंटे में राहत मिलेगी दुकानदारियों को, व्यापारियों को भी और ग्राहकों को भी। अच्छा, इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो पाएगा? हाँ, बिल्कुल हो पाएगा, क्योंकि उस समय भीड़ ज़्यादा रहती थी बाजार में। तो जो 3 घंटे जो आपको मिले हैं, निश्चित रूप से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हम लोग यहाँ पे पूरी तरह से करेंगे। सैनिटाइजर वगैरह भी हमने यहाँ पर सब रखते हैं। ज़्यादा सुबह के समय भीड़ ज़्यादा होती है, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा बाजार में। नहीं, एक्चुअली होता क्या है कि सुबह एक तो जब कस्टमर एक साथ निकलता है तभी वो भीड़ भाड़ रहती है, लेकिन हम कोशिश पूरी करते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कस्टमर से करवाएं उससे। ये हमारा पूरा वो प्रयास रहता है। सही किया है उन्होंने, और इससे हमको ग्राहक के लिए टाइम मिलता है। पहले टाइम नहीं मिल पाता था, गर्मी का टाइम था, दोपहर में ग्राहक आते नहीं थे। अब 9 बजे से 8 बजे तक करने से कम से कम 7 बजे तक का टाइम तो हमको है। तो इससे मतलब ग्राहक आएंगे हैं? हाँ, ग्राहक आने की संभावना है इससे। इससे आपकी दुकानदारी बढ़ेगी है? हाँ, दुकानदारी मतलब कि जो पहले 3 से 5 तक का समय था उसमें थोड़ा दोपहर के समय जो ग्राहक नहीं आ पाते थे। हाँ, ग्राहक नहीं, गर्मी की वजह से ग्राहक कहाँ निकल पाता।
प्रदेश सरकार के आदेश के अनुसार पुलिस प्रशासन सख्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। वृंदावन नगर में जो भी व्यक्ति बिना मास्क लगाए घूम रहा है और निर्देशों का पालन नहीं कर रहा है, उसका अब पुलिस चालान कर रही है। शनिवार को पुलिस ने ऐसे ही कई युवकों का चालान किया जिनके मास्क नहीं था। वहीं पुलिस ने अनाउंस कर लोगों को मास्क लगाकर बाहर निकलने की चेतावनी दी। किया जाता है कि बिना मास्क के कोई भी घर से बाहर न निकले। कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के घर से बाहर न निकले। यदि कोई बिना मास्क के घर से बाहर निकलता पाएगा तो उस पर 100 रुपया जुर्माना किया जाएगा। उस पर 100 रुपया प्रथम बार में, दूसरे बार में 100 रुपया, तीसरी बार में 500 रुपया जुर्माना किया जाएगा। यदि कोई घर से बाहर बिना मास्क, बिना गमछा लगाए निकलता है, चेहरे पर बिना चेहरे को ढके निकलता है तो 100 रुपये जुर्माना किया जाएगा। सबसे अधिक प्रवासी मजदूरों की भीड़ जो देश के विभिन्न शहरों से अलग अलग साधन के माध्यम से लाखों की संख्या में झांसी के बॉर्डर पर पहुंच रही थी और झांसी पुलिस पूरे दमखम के साथ इस भीड़ को भोजन पानी के साथ उनके गंतव्य तक पहुंचाने की व्यवस्था कर रही थी। पुलिस की यह मेहनत एक नज़ीर के तौर पर सामने आई। प्रचंड गर्मी में लाखों की भीड़ को सुरक्षित निकालने वाली झांसी पुलिस ने अभिनेता सोनू सूद को अपना मुरीद बना लिया। फिल्म अभिनेता सोनू सूद ने खुलकर यूपी की झांसी पुलिस को खूब तारीफ करते नजर आ रहे हैं। सोनू सूद ने देश की जनता से अपील करते हुए कहा है कि देश की जनता कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस और झांसी पुलिस की कोशिश को देखकर उनको अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, जिससे कोरोना वायरस का संक्रमण देश को नियंत्रण किया जा सकता है। इस वीडियो में झांसी पुलिस की महिला कांस्टेबलों के माध्यम से सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाने के साथ ही छोटी छोटी सावधानियों का जिक्र है जो लोग अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं और कोरोना संक्रमण से बच सकते हैं। क्योंकि अब जान रहे हैं कोरोना वायरस दृष्टिगत जो लॉकडाउन हुआ है, इसमें पुलिस का क्राइम लॉ एंड ऑर्डर के अलावा बहुत ऐसे कार्य हमारा झांसी पुलिस के द्वारा किया गया है। जैसे हमने मजदूरों के लिए फूड बैंक के कॉन्सेप्ट कराया है। उसके बाद हमारा पुलिस लाइन में ही एक वर्कशॉप आयोजित करके मास्क खुद के लिए बनाया और अन्य लोगों को भी सप्लाई किया है। और उसके अलावा जैसे रक्षा बॉर्डर से जितने मजदूर आ रहे हैं उनको बच्चों के लिए भी हमने खिलौना और बिस्किट पैक का इंतज़ाम किया है। इसी के सिलसिले से हमें ये लगा कि क्योंकि अभी भी बहुत लोग ऐसे छूट गए हैं जिसको कोरोना वायरस से कैसे बचना है, क्या डूज क्या डोंट्स, क्या करना क्या नहीं करना है, तो इसके एक छोटा विजुअल टाइप का बना के इसमें सोशल मीडिया द्वारा प्रचार करने का एक आइडिया आई थी। इस हमारा और एसपी सिटी के नेतृत्व में एक टीम बनी है, तो उसने एक कॉन्सेप्ट बनाया है। उसमें हमारा महिला पुलिस और एनएसएस एनसीसी का सहयोग से विजुअल बनाया है। उसमें ब्रीफली कॉमन मैन, एक आम आदमी की भाषा में उसको विजुअल के रूप में समझाया गया है कि क्या करना क्या नहीं करना है। आपने भी वीडियो देखा होगा। एग्जाम्पल के तौर पे पहले गलत तरीका शेक हैंड कर रहे वो नहीं करना, उसके बाद धन्यवाद ज्ञापन कर रहा है, ये सही था। तो ये कॉन्सेप्ट ऐसे हम वर्कआउट करके हमारा टीम ने बनाया है। पुलिस के द्वारा जो लॉकडाउन के पीरियड में जो पुलिस के अलावा जो काम किया है पुलिसिंग के अलावा, इसमें ये चौथा है। जैसे मैंने आपको बताया फूड बैंक बनी है, हमारा मास्क बैंक बनी है और बच्चों को हमने खिलौना और वो सप्लाई किया है। ऐसे ही एज अवेयरनेस कैंपेन पुलिस झांसी पुलिस द्वारा ये विजुअल बनाई गई है। इसके बहुत लोगों द्वारा लाइक भी किया। पुलिस की तारीफ सोनू सूद ने की है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे झांसी पुलिस के स्पेशल? ठीक है, हम जो हमारे दिमाग में अच्छा कॉन्सेप्ट ने बनाया है इसका तारीफ बहुत लोग किया। उसमें सोनू सूद जी भी किया है और सोनू सूद जी भी मजदूरों के लिए अलग से अपना फ्लाइट चलाया है, वो भी मदद कर रहे हैं। तो हमारे लिए बहुत अच्छा महसूस हो रही है। ऐसे सोशल आदमी हमारे कॉन्सेप्ट को लाइक करके ट्वीट कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनू सूद और आज मैं आपके पास एक छोटा सा सवाल लेकर आया हूं कि हमारे सबसे बड़े कोरोना वॉरियर्स कौन है? पुलिस कर्मचारी, सफाई कर्मचारी या फिर डॉक्टर्स? सवाल मुश्किल नहीं है। मेरे हिसाब से हमारे सबसे बड़े कोरोना वॉरियर्स हैं हमारे सभी भारतीय, जो अपने और अपने परिवार वालों का खास ध्यान रखते हैं। कुछ लोग बाहर जाकर युद्ध लड़ते हैं और कुछ घर पर रहकर। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि उत्तर प्रदेश पुलिस और झांसी की पुलिस के दिए हुए इस मैसेज को ध्यान से सुनें। इस मैसेज पर अमल करने से आप अपने परिवार वालों को सुरक्षित रख सकते हैं और कोरोना की इस जंग में जरूर जीत सकते हैं। God bless you. All the best. Nope. Yep. Nope. Yep.
Yep. Nope. 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 Yep. कृष्ण बलदाऊ के चरित्र पर रामकथा वाचक मुरारी बापू द्वारा की गई अभद्र टिप्पणियों को लेकर आज बलदेव में दाऊजी महाराज के मंदिर के रिसीवर राम कटोर पांडे ने कहा कि हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण बलराम की कथाओं एवं लीला चरित्रों पर टिप्पणियां की गई हैं। भगवान के ऊपर की गई ये टिप्पणियां अशोभनीय हैं, जबकि भगवान श्री कृष्ण बलराम ब्रज के राजा हैं। ब्रज के राजा पर की गई इस प्रकार की टिप्पणियां एक राम कथावाचक को शोभा नहीं देती। इस पर हम सभी घोर निंदा करते हैं। हल्दर पीठ के सेवायत पुजारी श्याम सुंदर पांडे ने कहा कि अरब देशों में राम कथा का प्रचार प्रसार करने वाले मुरारी बापू ने बलराम को शराब का सेवन करने की बात कही एवं भगवान श्री कृष्ण को गोपियों के साथ अश्लीलता करने की भी बात कही है। यह विश्व प्रसिद्ध कथावाचक को कहना शोभा नहीं देता। हम हल्दर पीठ के सभी पदाधिकारी राम कथा वाचक मुरारी बापू द्वारा कहे गए शब्दों का विरोध करते हैं। कथावाचक के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग करते हैं। बात यह है कि अभी अभी सोशल मीडिया पर और बड़ा ही आपत्तिजनक एक राम कथावाचक द्वारा, जो भारत के मशहूर राम कथावाचक हैं, उनके द्वारा और इस प्रकार का कृष्ण बलदेव के बारे में, हमारे आराध्य कृष्ण बलदेव के बारे में और उनके बारे में मर्यादाहीन बातें कही गई हैं, जबकि वो राम कथावाचक हैं। कृष्ण बलदेव कथा की, भागवत कथा मर्मज्ञ नहीं है। और हमारा बल्लभ कुल, हमारा शौबरी कुल, हमारी ये हल्दर पीठ और समस्त ब्रज श्रीमद् भागवत से ओतप्रोत विशिष्ट अद्वैत बल्लभ कुल संप्रदाय की शौबरी कुल व्यवस्था से संचालित है। उसमें एक राम कथावाचक द्वारा, संत मुरारी बापू द्वारा अरब जगत में जाकर के राम कथा कहना और वहाँ अल्लाह अल्लाह की बात करना, इस प्रकार से जो है वहाँ करना, सनातन धर्म की ह्रास करना और उसके बाद अपने क्षेत्र, अपने मर्यादा को लांघते हुए भगवान कृष्ण बलदेव के ऊपर अभद्र टिप्पणी करना और मंच व्यासपीठ से इस प्रकार से उनको शराबी बताना, बलराम जी को मद्यपान करने वाला बताना और स्त्रियों को छेड़ने वाला बताना और भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न, नाती वज्रनाभ और पंती प्रपौत्र नाती अनिरुद्ध महाराज और प्रपौत्र वज्रनाभ महाराज, जिन्होंने ब्रज को बसाया है, जिन्होंने 4 देव, 4 महादेव और 4 देवियां। क्या कदम उठाया जा रहा है इसमें? तो इसमें हमारे जो पूरा ब्रज है, ब्रजमंडल में वैष्णव संप्रदाय के द्वारा कृष्ण बलदेव की, राधा जी और रेवती जी की जो पूजा होती है, उन सभी ब्रज के ब्रजात्माओं के द्वारा ये आक्रोश व्यक्त किया गया है और हम विधिक कार्रवाई हेतु विवश हैं और सोशल मीडिया पर भी उसका खंडन हम कर रहे हैं कि इनको न श्रीमद् भागवत की जानकारी है, न श्री कृष्ण की जानकारी है, न श्री बलदेव जी की जानकारी है। और इन्होंने रिपोर्ट वगैरह कोई दर्ज करा रहे हैं? हाँ, अभी हम अपनी जो है सभी सेवायत गोस्वामी मिल करके एकजुट होकर के विधिक कार्रवाई हेतु अग्रसर हो रहे हैं। जो तथाकथित आप टिप्पणी की बात जो कर रहे हैं, वो मुरारी बापू जी के द्वारा वो टिप्पणी दाऊजी मंदिर पर नहीं की गई है। वो हमारे सभी संपूर्ण जगत के आराध्य भगवान श्री कृष्ण बलराम दोनों के ऊपर अभद्र टिप्पणी का उन्होंने प्रयोग किया है, जो बहुत ही निंदनीय है। हम उनकी भर्त्सना करते हैं और ये वो कृत्य है
भगवान श्री कृष्ण बलराम की जो भी कथाएं आप श्रीमद् भागवत महापुराण एवं महाभारत ग्रंथ में सभी ग्रंथों में आप देखेंगे जितने भी हमारे प्रभु के अवतार हैं उन अवतारों पर जिस प्रकार टिप्पणी उन्होंने की है उस प्रकार की टिप्पणी उस समय राक्षसों के द्वारा की जाती थी। यह राक्षसी परंपरा है, हम इसका घोर निंदा करते हैं, इस पे कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं और हम संत समाज के श्री चरणों में श्री हल्दर पीठ जो कि दाऊजी महाराज ब्रज के राजा हैं आग्रह करते हैं कि ऐसी व्यवस्था को प्रथम संत समाज के द्वारा ही उस पर पहले निराकरण और निस्तारण और दंड किया जाए और फिर जो है उनके ऊपर वैधानिक कार्रवाई करके दंडात्मक कार्रवाई की। अलीगढ़ के थाना दिल्ली गेट क्षेत्र में आज दो पक्षों के बीच रास्ते को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के ऊपर पथराव कर दिया। जवाब में दूसरे पक्ष ने भी पथराव किया। छत से पत्थर फेंकने का किसी ने वीडियो बना लिया। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। घटना में दोनों पक्ष के एक लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने घायलों को अस्पताल भिजवाया है और मामले में जांच कर कार्यवाही की बात कर रही है। दरअसल थाना दिल्ली क्षेत्र के जलालपुर में रास्ते का एक विवाद चल रहा है। इसमें एक पक्ष के लोगों के द्वारा रास्ता बंद कर वहां पर गेट लगा दिया गया। इस पर सिविल कोर्ट से भी स्टे है। आज दूसरे पक्ष की कुछ महिला वहां उस रास्ते को खोलने पर लग गई, जिस पर पहले पक्ष ने पथराव शुरू कर दिया। देखते ही देखते दूसरे पक्ष की तरफ से भी पथराव होने लगा। आरोप है कि कुछ पुलिसकर्मी ने भी पहले पक्ष का वहां पर साथ दिया। बाद में पहुंची दिल्ली गेट थाने की पुलिस ने मामले को शांत किया। पथराव में वहां से गुजर रही एक बुजुर्ग महिला भी घायल हो गई। रास्ता ही भैया नमान के और आमंत्रण की इन्हें रास्ता रात में बंद कर ली, दिन में हम खोल रहे बस। क्या पत्थरबाजी भी हुई थी सुना है? पुलिस वाले संगे। कौन से पुलिस वाले कह रहे थे? नए लड़का पत्थरबाजी ज्यादा हुई है क्या? ऊपर से बजाया हुआ है। एक किस चीज को ज्यादा लेकर हुआ है? वो देखिए जलालपुर चौकी के पास में एक वहाँ कॉलोनी है। कॉलोनी में एक रास्ते के विवाद है, उस पर सिविल कोर्ट से स्टे है। एक पक्ष का कहना है कि उधर रास्ते से जाएंगे, दूसरा पक्ष का है उसका सिविल कोर्ट का स्टे है। उसको लेकर का दो पक्षों में आपस में कहा सुनी हुई है, उसमें पथराव कर दिया। तो एक पक्ष का एक आदमी को हल्का चोट है, दूसरे पक्ष का एक आदमी को हल्का चोट है। तो जिनको जो चोटाई है उनको मेडिकल के लिए भिजवा दिया गया है। दोनों पक्षों से तहरीर ले ली गई है और जाँच करने के बाद इसमें विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।